नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पास एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है और अच्छे से आप लोग पढ़ते होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको हिंदी के वीवीआई क्वेश्चन बताने वाले हैं 2023 एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोग 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना। एक बार वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना आपका समय गंवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलते रहेगा हर विषय का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिया है जाति प्रथा, कार्य कुशलता, उद्योग धंधों की कमी या फिर प्रतिकूल परिस्थितियाँ। तो नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बार बार आपको रिपीट करके बता देता हूँ। ठीक है, सब कोई अच्छे से इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेना। आंसर होगा ए नंबर पहला का। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, दूसरा नंबर क्वेश्चन है सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है श्रम विभाजन, बी नंबर में दिया जाति प्रथा, सी नंबर में दिया अणु बम और डी नंबर में क्या दें दूध और पानी। तो दूध और पानी तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा दूध और पानी? ये तो आप सभी को पता ही होगा कि दूध और पानी क्यों नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा जाति प्रथा। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा? दूसरा का जाति प्रथा। सब लोग याद रखना। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग अपनी माँ से प्यार करते हो तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अगर आप लोग दुनिया के सबसे बड़े हीरो अपने पिताजी को मानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सब लोगों ने कमेंट किया था, तो आज भी आप लोग कमेंट करना। अगर सच में आप अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा अपनी माँ से, तो कमेंट करना अपना नाम। सब कोई अपना नाम कमेंट करना, पूरा अपना नाम। ठीक है, देखता हूँ कितने लोगों का कमेंट आता है अपना नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर जाति प्रथा। जबकि तीसरा नंबर क्वेश्चन है हु आर सुधराज किसकी रचना है। हु आर सुधराज किसकी रचना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तीसरा का आंसर हो जाएगा सी नंबर भीमराव अम्बेडकर जी का। किसका है? तो भीमराव अम्बेडकर जी का। आपको पता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1956 में हुई थी दिल्ली में। ठीक है, ये सब आप लोगों को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये सब आता है। जो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर जी। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 20 के दांत के कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। एक्चुअली में दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो 20 के दांत में गिरधर लाल भी है, साथ में मदन भी है, कासू भी है, सेन साहब भी है। तो एक्चुअली में आप लोग आंसर देने में कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर में हम आंसर दे तो क्या दें। देखिए गिरधर लाल, सेन साहब, खोखा, सेन साहब की पत्नी, लेकिन सबसे इसमें बेहतर कौन है? सबसे ज़्यादा सही है सी नंबर वाला खोखा। खोखा यानी कि कासू। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू, जो सेन साहब का लड़का था। कासू बड़ा ही बदमाश लड़का था, आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी उसके डैड उसको बिजनेस में इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग सी नंबर पर ज़्यादा देना बेहतर होगा। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका तो आंसर हर कोई दे सकता है। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। अगर झोपड़ी और महल की लड़ाई हो तो अक्सर कौन जीता है। लड़ाई का मतलब क्या? अगर झोपड़ी और महल की तुलना देखा जाए तो अक्सर कौन मतलब कि जीतते हैं। तो याद रखना 5 का तो आंसर सोचने वाली नहीं है, अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। ठीक है, क्योंकि महल वाले के पास सब कुछ रहता है। ठीक है, अब देखिए इसका भी आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं, बस अच्छे से ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो। सच्चा भारत कहाँ बसता है। सच्चा भारत कहाँ बसता है? गाँवों में, खलिहानों में, बगीचे में या फिर गलियों में। सच्चा भारत गाँव में ही बसता है। ठीक है, कहाँ पर बसता है? तो गाँव में ही बसता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आंसर होगा ए नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर जी। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है ना कि भारत से हम क्या सीखें, पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। भारत से हम क्या सीखें, पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। देखिए भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मुलर द्वारा लिखित यह पाठ है। और ये मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था, जर्मनी देश में, आप सभी को मैंने बताया होगा। ठीक है,
और साथ में इनका जो यह पाठ है यह एक प्रकार का भाषण है। और एक्चुअल में वही क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये जो भारत समकासी के जो पाठ है वह किस विद्या की है, तो यह एक प्रकार का भाषण है, कहानी निबंध नहीं है बल्कि भाषण है। ऐसा कोई लेक्चर नहीं देता है, तो ऐसा समझ लीजिए यह एक प्रकार का भाषण है, कहीं भाषण दिया नहीं जाता है। ठीक वैसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को आप क्या बोलेंगे? ये आप लोगों के अंदर मतलब कि सूट खाता है। देखिए इस समय क्या होता है ना, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, मूड कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए शरीर आपका है, आपका मन करे वो करेंगे या फिर दूसरा बताएगा वो करेंगे। जैसे बहुत लोग करते हैं ना कि सलाह लेते हैं, चलो फलानवा से सलाह ले, या फिर चलो इस व्यक्ति से कुछ सलाह लिया जाए, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अरे यार ज़िंदगी तुमको मिला है, तुमको कैसे जीना है ये तुम डिसाइड करो। पड़ोसी से क्यों पूछोगे, रिश्तेदारों से क्यों पूछोगे, तुम खुद के कॉन्फिडेंस पर जियो। अगर कोई कुछ पाना है तुमको तो खुद के दम पर पाओ, दूसरों की सहायता मत लो। ठीक है, कुछ भी करना तो अपने दम पर करना, ताकि नाम भी हो तो आपका ही नाम हो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। देखिए जी 9 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? देखिए मैक्स मुलर के जो पिताजी का नाम था ना वो था अमरकांत, सॉरी विल्हेम मूलर। ठीक है, विल्हेम मूलर। आंसर देखिए सी नंबर में दिया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? कट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था? जर्मन भाषा में किसमें जर्मन भाषा में। तो एक बात आपसे एक कन्फर्म होना चाहिए कि जर्मन यानी कि जर्मनी में जन्म किनका हुआ था? तो मैक्स मुलर का। तो आंसर क्या होगा? मैक्स मुलर जी हो जाएगा। आंसर होगा डी नंबर, उससे मिलता जुलता है इसलिए हम आंसर डी नंबर पर टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन बताने से पहले अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ताकि मतलब कि लगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर हैं, आप ही को मैं हेल्प करूंगा। देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे ग्रुप में जुड़े होते हैं ना उन्हीं को मैं मतलब कि एग्ज़ाम तक मदद करता हूँ। ठीक है, दूसरों की कैसे मदद करूँगा, कैसे पता चलेगा कि वो मेरा स्टूडेंट है? अगर ग्रुप में जुड़े होंगे तो लगेगा कि हाँ आप मेरा स्टूडेंट, तो आपको हेल्प मैं करूँगा। ठीक है, तो 11 नंबर प्रश्न क्या है? परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार है। परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार है। देखिए जी परंपरा का मूल्यांकन का रचनाकार जो है ना वो है आपके रामविलास शर्मा जी। कौन है? रामविलास शर्मा जी। ठीक है, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा 11 का। ठीक है, सब भी लोग याद रखेंगे 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा जी। ठीक है, अब देखिए जी 12 नंबर क्वेश्चन है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? 12 नंबर ये क्वेश्चन कर रहा है, तो हम 12 नंबर का आंसर क्या टिक लगाएंगे? डी नंबर पर अशोक वाजपेयी जी का। किसका है? अशोक वाजपेयी जी का। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ दिया कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था। अब क्वेश्चन 13 नंबर पूछ दिया अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था जी, तो यहाँ पर 13 का आंसर होगा बी नंबर 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। ठीक है, जबकि 14 नंबर क्वेश्चन है मछली शीर्षक पाठ के रचनाकार मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आप लोगों को मैं मछली पाठ पढ़ा चुका हूं और उसमें बताए होंगे विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, मछली पाठ के जो लेखक है उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल, और जो यहाँ पर आपको मिलेगा 20 के दांत के लेखक है नलिनी लोचन शर्मा, जबकि हजारी द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक है। आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें पूरे लेखक का नाम और चैप्टर का नाम भी आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है लेखक और उनके लेखक और उसके जो भी मतलब कि पाठ का नाम होता है वो पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे लाल अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कौन थे? तो मैं आपको बता दूं गुरु नानक कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु नहीं, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। तो आप सभी को बता दें गुरु नानक जो थे ना वो मतलब कि सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, लेकिन प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक जी। ठीक है, गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, आप लोगों को मैं बताया होगा कई सारे वीडियो में। ठीक है, जबकि 16 नंबर प्रश्न कहता है जप्पू जी किसकी रचना है? जप्पू जी किसकी रचना है? कबीर, रहीम, गुरु नानक या फिर घनानंद। तो हम लोग 16 का आंसर क्या देंगे?
हम लोग देखिए तो 16 का आंसर क्या देंगे। हाँ चलिए सब लोग देखिए तो 16 का आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा। हाँ जपूजी गुरु नानक जी की ही रचना है, गुरु नानक जी की ही जपूजी रचना है। अब जरा ये बताइए तो इसका आंसर 17 नंबर का, नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन विद्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन विद्या है। तो देखिए जी इसका आंसर क्या देगा, ललित निबंध कहानी कविता फिर उपन्यास। आपको पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये लिखित क्या है, ललित निबंध है। क्या होगा 17 का, हाँ चलिए वेरी गुड, 17 का आंसर होगा ए नंबर, ललित निबंध ही होगा। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन है विरह लीला किसकी रचना है। विरह लीला किसकी रचना है, तो ये तो सबको पता है घनानंद जो बताया, घनानंद की जो लीला है वो क्या है, विरह लीला। इसमें राधे और कृष्ण के लीला पर चर्चित की गई है। ठीक है, चित्तचोर, ठीक है, चित्तचोर के बारे में, चित्तचोर किसे कहा गया, कृष्ण राधा को, कृष्ण को कहा गया। ठीक है, अब देखिए जी एक और क्वेश्चन पूछ दिया कि घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो आसपास के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, आसपास के अनुसार। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1989 के आसपास, मतलब 1689 के आसपास घनानंद जी का जन्म हुआ था। 1689 के आसपास, यानी कि 1688 भी हो सकता है, 1690 भी हो सकता है, यानी कि उसी के आसपास बताया गया है। ठीक है, एक्यूरेट नहीं बताया गया है। ठीक है, जितना बताया गया उतना आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर जी, स्वदेशी कविता किससे संकलित है। स्वदेशी कविता किससे संकलित है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए प्रेमधन। ठीक है, प्रेमधन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि 21 नंबर क्वेश्चन है आपके हिंदी वर्णिका का प्रथम चैप्टर का क्वेश्चन है दही वाली मंगमा। तो कह रहा है क्वेश्चन, दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुवादित कहानी है। उड़िया, कन्नड़, भोजपुरी या फिर तमिल। तमिल नहीं होगा, ना ही भोजपुरी होगा, कन्नड़ उड़िया में से हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़ भाषा की। ठीक है, आंसर क्या होगा जी, कन्नड़ भाषा की। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, टॉलस्टॉय कौन थे। टॉलस्टॉय कौन थे, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के इतिहास में आप लोग याद किएंगे, टॉलस्टॉय जी का नाम सुने होंगे इतिहास में। ठीक है, तो बच्चा लोग इसका आंसर होगा सी नंबर, रूसी लेखक थे। टॉलस्टॉय रूसी लेखक थे, सही पहचान आप लोगों ने, इतिहास का ही यह क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन हिंदी में दिया तो यार हिंदी में तो भी तो याद करना होगा। अब देखिए जी आपका 23 नंबर प्रश्न कहता है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो बच्चा लोग आप लोग याद रखना 23 का आंसर सी नंबर, बिस्मिल्लाह खां। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक समझ लीजिए बिस्मिल्लाह खां जी है। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। तो 24 का हम लोग आंसर टिक लगाएंगे बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर ए शहनाई। क्या होगा जी, शहनाई ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, तो 25 का जी हम लोग आंसर टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी गुणाकर मूल्य। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, तो गुणाकर मूल्य जी क्या ही है, आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, ये तो सबको पता होगा, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो पूरी दुनिया जिसे बापू के नाम से जानती है उसे ही हम लोग शिक्षा और संस्कृति की रचना के नाम से जानते हैं, यानी कि महात्मा गांधी, जो पूरी दुनिया आज इनको बापू के नाम से जानती है। तो बच्चा लोग आंसर याद रखना, बाबू यानी कि महात्मा गांधी, जिसको हम लोग बापू के रूप में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। देखिए लोग 27 नंबर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ज़्यादा जाइएगा ना तो मतलब इमोशनल हो जाइएगा आप लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखना लेखक का साला। ठीक है, लेखक का साला ही तो बहादुर को लेखक के यहाँ लाया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। देखिए सुजाता का वास्तविक नाम होता है एस रंगराजन। ठीक है, एस रंगराजन सुजाता का असली नाम होता है। सुजाता का असली नाम क्या होता है, एस रंगराजन। तो याद रखना 28 का आंसर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं। सातकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं। तो देखिए जी 29 का आंसर क्या होगा, 29 का आंसर हो जाएगा सी नंबर उड़िया भाषा का है। जबकि कन्नड़ भाषा दही वाली मंगमा का हो जाएगा। ठीक है, तो उड़िया भाषा आपका हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एस रंगराजन। ठीक है, अब देखिए नहीं ये तो आंसर बता दिए, ये बताओ उड़िया भाषा का। ठीक है, अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो देखिए मंगमा जो है ना वो मतलब कि बारी बारी से दही बेचा करती थी, लेकिन किस शहर में? तो याद रखना बेंगलोर में। बेंगलोर के जगह पर वेंकटपुर भी देगा तो आप लोग टिक लगा देना, क्योंकि वेंकटपुर बेंगलोर में ही है, और ब्रैकेट में दे देगा वेंकटपुर बेंगलोर वेंकटपुर। ठीक है, तो याद रखना जो मंगमा थी वो मतलब कि बेंगलोर में ही दही बेचती थी, यानी कि वेंकटपुर में। जबकि अगला क्वेश्चन 31 नंबर, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? यानी कि पूर्वजों द्वारा लक्ष्मी के लिए कितना बीघा खेत छोड़ दिया गया था? तो 1 बीघा। कितना? तो याद रखना 1 बीघा खेत छोड़ दिया गया था पूर्वजों द्वारा लक्ष्मी के लिए। जबकि अगला क्वेश्चन है, मंगू कब से पागल थी? कोई बताएगा कि मंगू कब से पागल थी? तो याद रखना मंगू जन्म से ही पागल थी, मंगू जन्म से ही पागल थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी सोचने वाली बात है, कई अच्छे बच्चे हैं जो टिक लगा देंगे सर बचपन से। बचपन का मतलब क्या हुआ? पैदा होने के बाद वो गूंगी हुई नहीं, ये देखिए जन्म का मतलब हो कि वो पैदा से ही गूंगी थी। ठीक है, अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है आपका 33। ठीक है, तो 33 का आंसर आप लोग क्या टिक लगाएंगे? गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो आंसर याद रखना बाबर से हुई थी। ठीक है, ए नंबर होगा। जबकि 34 नंबर क्वेश्चन है, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ये जो मछली पाठ है वो क्या है? तो मछली पाठ जो एक प्रकार का कहानी है, तो याद रखना कहानी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? कोई बताएगा स्टूडेंट कि हम बार बार अपने नाखून को क्यों काटते हैं? आप भी अपने नाखून को काटते हैं, मैं भी काटता हूँ, पूरी दुनिया अपने नाखून को काटती है, लेकिन क्यों नाखून को काटती है? ये क्वेश्चन बनता है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा जी? ठीक है, क्या आएगा? 35 नंबर का आंसर बताने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ईमानदारी से। ठीक है, और सच में आप अपनी माँ से एकदम प्यार करते हो ना, तो अपना नाम कमेंट में हमें ज़रूर बताना। ठीक है, कि कौन कौन अपनी माँ से प्यार करता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए जी 35 नंबर ना है, तो देखिए 35 का आंसर होगा आपका बी नंबर, बर्बरता समापन हेतु। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा? बर्बरता मतलब क्या होगा? यानी कि पूरा मतलब कि बबर यानी कि जुग की जो भी मतलब कि चीज़ें थी उसको मिटाने के लिए हम लोग नाखून को बार बार काटते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में नाखून की ही मदद से हम लोग पूरी काम करते थे। जो भी शिकार करना होता था तो नाखून की ही मदद से करते थे। उस समय ये सब हथियार वगैरह थोड़ी ना था, उस समय किसी भी चीज़ की मतलब आविष्कार नहीं हुई थी। मतलब कि नाखून को बोला जाए तो यह प्राचीनतम हम लोगों का हथियार है जी। ठीक है, यानी कि बाबर जो कि यह मतलब कि जो चिनासी था इसको मिटाना मतलब कि मनुष्य चाहता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, नागरी लिपि पाठ साहित्य की विद्या है। नागरी लिपि साहित्य पाठ की विद्या है, तो जो ये जो नागरी लिपि है ना, नागरी लिपि यह भी एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता था। अरे ये गजब का क्वेश्चन है, 20 के दांत के पाठ का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सीमा, रजनी, आली या फिर खोका। तो देखिए उन बहनों में से तो किसी से नहीं होगा तो खोका सही होगा, यानी कि कारतूस है। तो आंसर क्या होगा जी? डी नंबर 37 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? ये तो सबको पता है, भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र। क्या है जी? भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र। जबकि अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो भारत की सर्वाधिक आबादी शहरों में बसती है, सॉरी गाँव में बसती है। महानगरों, नगरों, मंदिरों में नहीं, बल्कि गाँव में ही बसती है। सारा का सारा आबादी गाँव में ही बसती है, यानी कि ज़्यादातर आबादी गाँव में ही बसती है। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो 40 का हम लोग करेक्ट आंसर ठीक लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी नंबर पर, भारत का। जबकि अगला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी, भीमराव अम्बेडकर जी को। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन है, मैं तो खोका को इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन उसके पिताजी का ना था, सेन साहब, जो अपने लड़के को बोल रहा था कि खोका को तो इंजीनियर बनना है। तो यह कथन किसने मतलब यह बात किसने बोली थी? तो सेन साहब ने ही बोली थी। ठीक है,
अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 43 यानी कि 43 नंबर। हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? तो मैंने आपको बोला था कि एक ट्रिक आप लोग याद रखना। क्या बोला मैंने आप लोगों को? बोला ट्रिक याद है, जर्मन भाषा का नाम ले तो आप लोग बता देना मैक्स मुलर, क्योंकि मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था, तो इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने आपको 43 प्रश्न बता, अभी ईमानदारी से बता दीजिए तो 43 में से कितना प्रश्न याद था। अगर ये नहीं बता सकते हैं तो आप अपना नाम तो कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हर विषय का चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने खास दोस्तों के पास शेयर करना। जो भी अपने खास दोस्त होंगे आपको उसी दोस्त के पास शेयर करना। तो मेरे को तो पूरा उम्मीद है कि आपके पास तो एक नहीं बल्कि हज़ारों दोस्त होंगे, तो सब दोस्तों के पास शेयर करना। जो शेयर करेगा सच्चा वही देशभक्त होगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना है।